लेक्चर 38 पार्ट 1 इंड एस 102 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इंड एस का नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होता है तुमको पता तो नहीं चला होगा, लेकिन नाम से लग रहा है कि जो पेमेंट कर रहे हैं वो शेयर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ओके। याद कराने के लिए और एक रेफरेंस देने के लिए समझाते हैं ईसोप। ईसोप तुमको याद है, इंटरमीडिएट में पढ़े थे हम लोग कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय लोग को हम लोग कुछ शेयर्स दे देंगे। कब देंगे? जब वो लोग कुछ कंडीशन फुलफ़िल करेगा, वेस्टिंग पीरियड, ग्रांट डेट, एक्सरसाइज पीरियड, ये सब से रिलेटेड बात याद है। वही है ये चैप्टर, लेकिन उसका बहुत ही एडवांस वर्जन है ये। क्यों? इसीलिए कि समझाते हैं कैसे। ईसोप क्या होता है? जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को दे रही है शेयर्स, ठीक है, बट तब ईसोप हम लोग इंटरमीडिएट पढ़ते थे, लेकिन फाइनल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट का शॉर्ट फॉर्म है एसबीपी। हम लोग फाइनल्स में एसबीपी पढ़ेंगे। एसबीपी और ईसोप में क्या डिफरेंस है? एसबीपी बहुत बड़ा है। कैसे बड़ा है? ईसोप में सिर्फ कंपनी शेयर्स देती थी किसको? एम्प्लॉय को, ठीक है। लेकिन एसबीपी में क्या है कि कंपनी एम्प्लॉय को तो शेयर्स देगी ही देगी, बल्कि जो नॉन एम्प्लॉई है, जो बाहर का आदमी है, जो कस्टमर है हमारा, जो हमारा क्रेडिटर है, कस्टमर नहीं, जो हमारा क्रेडिटर है, जो मेरा इन्वेस्टर है, उसको हम लोग उसको कैश नहीं दे के, पेमेंट नहीं करके, उसको हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं। ईसोप में सिर्फ एम्प्लॉय को देते थे, लेकिन एसबीपी में हम लोग दे रहे हैं एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय दोनों को। इसीलिए एडवांस लेवल है। ओके, चलो समझाते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है। हम लोग समझ में आता है कि एम्प्लॉय को शेयर्स दे रहे हैं क्योंकि वो लोग हमको काम करके दिया है, वो मेरा काम करेगा, 3 साल तक रहेगा ऑफिस में, बिजनेस बढ़ाएगा। हम लोग क्रेडिटर्स को क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं क्रेडिटर्स को? भाई क्रेडिटर्स को क्यों देंगे? अरे क्रेडिटर तुमको सामान बेचा होगा, या तो कोई गुड्स बेचा होगा, या फिर तुमको कोई सर्विस दिया होगा, तो जनरली तुम कैश देते हो। लेकिन यहाँ पे तुम कैश नहीं दिया, तुम कैश की जगह इक्विटी शेयर्स दे दिया। सिंपल एज दैट। समझ में आ गया तुमको? लाइक फॉर एग्जांपल जर्नल एंट्री होता, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट तो कुछ नहीं होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज टू कैश होना चाहिए था। यहाँ पे क्या हो गया? परचेज टू इक्विटी शेयर्स, नॉर्मल। या फिर अगर सर्विस लेते हैं तो हम लोग होता है सर्विस अकाउंट डेबिट टू कैश, कंप्लीट। सर्विस टू कैश, और ये सर्विस चला जाता है तुम्हारा पीएल में, पीएल टू सर्विस। या फिर अगर परचेज करते, गुड्स करते, तो पीएल टू परचेज हो जाता, जो होता है। समझे? तो ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा एसबीपी का। तो हम लोग एसबीपी में तो सिर्फ वही पेमेंट का बात करेंगे, जो मतलब उस पेमेंट का बात कर रहे हैं जो हम लोग इक्विटी शेयर्स में पेमेंट कर रहे हैं। लाइक क्रेडिटर को इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, वो एसबीपी है, मान लिया। लेकिन इंड एस 102 का जो एसबीपी है ना भाई, उसमें एक और बात बोलता है क्या, कि अगर तुम आदमी एम्प्लॉय या नॉन एम्प्लॉय को शेयर्स ना दे के अगर कैश भी दे रहे हो ना, वो भी शेयर बेस्ड पेमेंट में आएगा। है, नाम ही शेयर बेस्ड पेमेंट है, कैश कहाँ से आया? अगर कैश आ गया तब तो नॉर्मल चीज़ हो गया ना, नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गया। वो एसबीपी कहाँ हुआ? यहाँ जो कैश पेमेंट हो रहा है ना, डैट इज़ इक्विवेलेंट टू शेयर्स का प्राइस। मतलब देख क्या होता है, जनरली तुम 1 लाख का अगर गुड्स खरीदा और एसबीपी करना है, मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट करना है, तो 1 लाख का तुम उसको गुड्स 1 लाख का इशू 1 लाख का इक्विटी शेयर तुम उसको इशू कर दोगे, तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट हुआ। लेकिन ये वाला फॉर्मेट में क्या है, कैश बेस्ड एसबीपी में क्या हुआ? कैश बेस्ड एसबीपी में ये होगा कि तुम क्रेडिटर से लिए 1 लाख का सामान, तुम 1 लाख का इक्विटी शेयर इशू ना करके तुम 1 लाख रुपया कैश उसको दे दोगे, तो ये तो नॉर्मल बात हो गया। नॉर्मल बात इसलिए नहीं हुआ ये, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि तुम जब 1 लाख का गुड्स खरीदे होगे तो उस टाइम शेयर का दाम 100 रुपया हुआ मार्केट वैल्यू, लेकिन तुम उस टाइम तुम बोल दिया कि तुमको 1 लाख का शेयर दे देंगे, ट्रू, तो तुम 1 लाख का शेयर दे रहे होते थे। लेकिन 10 दिन के बाद तुम पेमेंट कर रहे हो तो मार्केट प्राइस शेयर का दाम चेंज हो गया, अब वो 110 रुपया हो गया। तो तब
तुमको तो 100 ही शेयर, उस टाइम तुम बोला था 1 लाख का गुड्स लिए थे तो 100 शेयर्स देंगे। ये नहीं बोले थे कि कितना का शेयर देंगे, ये बोले थे कि 100 शेयर्स देंगे। तो उस टाइम 100 रुपये था जब खरीदे थे गुड्स को। अब उस शेयर का दाम हो गया 102 रुपया। तो तुम 102 रुपया के हिसाब से जो 100 शेयर का दाम हुआ 1,02,000 या 1,20,000 उतना तुम वो कैश दोगे। समझे? अगर कैश फिक्स्ड है, मतलब 1 लाख उस टाइम देना था और अभी तुम कैश फिर से 1 ही लाख दे रहे हो, तो वो SBP नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो जो वेरिएबल हो गया, क्यों? क्योंकि उस टाइम कुछ और था, 1 लाख का गुड्स खरीदे थे और तुमको 100 ही शेयर देना था, तो उस टाइम 1 ही लाख देते अगर कैश देते तो। लेकिन यहाँ तो शेयर बेस्ड पेमेंट, कैश सेटलमेंट कर रहे हो, और ये जो कैश है वो नॉर्मल फिक्स्ड कैश नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। सो जो भी SBP में वो कैश आएगा जो वेरिएबल हो रहा है, जो फिक्स नहीं है। ठीक है? तो हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट, मतलब कोई भी पेमेंट कर रहे हैं वो शेयर के ऊपर बेस्ड है। तो SBP कितने तरीके से हम लोग कर रहे हैं? 2 तरीके से पेमेंट कर रहे हैं। या तो इक्विटी शेयर इशू करके शेयर बेस्ड पेमेंट कर दिए, इक्विटी शेयर इशू किए, वही तो शेयर बेस्ड पेमेंट हुआ। या फिर हम लोग कैश दे रहे हैं, लेकिन वो शेयर बेस्ड पेमेंट कैसे हुआ? क्योंकि ये जो कैश दे रहे हैं इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। तो SBP दो SBP करने का 2 तरीका है, या तो इक्विटी शेयर इशू करो या तो कैश इशू करो इक्विवेलेंट टू द प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री हम लोग देख रहे हैं। तो 2 मेथड है पेमेंट करने का, या तो इक्विटी इशू कर दो या फिर कैश इशू कर दो। तो हम लोग पहले जर्नल एंट्री देखते हैं इक्विटी का। ठीक है, तो क्या होगा जर्नल एंट्री? अगर तुम कुछ गुड्स लिए हो तो गुड्स अकाउंट डेबिट। गुड्स कभी डेबिट नहीं होता, वो परचेज होता है, और परचेज तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बनता है। तो इतना तुमको घुमाने का ये पॉइंट है कि तुम गुड्स की जगह लिखोगे एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू आगे का चीज़। ठीक है, अगर गुड्स खरीदे हो तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा। और अगर सर्विस लिए हो, कि तुम जैसे रिस्क एडवाइजरी सर्विस लिए, कुछ भी कंसल्टेंसी सर्विसेज लिए, तो तुम वो सर्विस का नाम ना लिख के लिखोगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तुम गुड्स लोगे तो एसेट लिखोगे, सर्विस लोगे तो एक्सपेंस लिखोगे। तो एसेट या फिर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक, 2 में क्या जाएगा? तुम तो शेयर बेस्ड पेमेंट कर रहे हो, तो 2 में क्या जाएगा? 2 में वही जाएगा जो तुम इक्विटी इशू कर रहे हो। तो एसेट या सर्विस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो। ये भी जर्नल एंट्री सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के देखना होता है। क्या? क्योंकि हो सकता है कि हम लोग आज अगर कोई सर्विस लिए हैं, आज अगर कोई गुड्स खरीदे हैं, तो उसका इक्विटी आज ही इशू नहीं कर रहे हैं, 1 साल के बाद इशू कर रहे हैं, तो अभी तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करें? तो उसको करने के लिए क्या होगा? एसेट या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SBP रिजर्व अकाउंट होगा। SBP रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। SBP एक रिजर्व अकाउंट, SBP का एक रिजर्व क्रिएट करेंगे। और रिजर्व क्या होता है? वो क्रेडिट, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और वो बैलेंस शीट में दिखता है लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी में कौन से, किस में दिखाता है? अदर इक्विटी में दिखता है। समझे? तो हम लोग SBP एक रिजर्व क्रिएट कर दिए, और हम जैसे कि हम साल में 4 बार सामान खरीदे, तो 4 बार हम एसेट एक्सपेंस टू SBP रिजर्व, एसेट एक्सपेंस टू SBP रिजर्व, तो हर बार रिजर्व में क्रेडिट करते चले गए, वो बढ़ता चला गया। और जब पेमेंट करना होगा 1 साल के बाद, तो उस हिसाब से फिर 1 साल के बाद SBP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फेस वैल्यू से इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटी रिजर्व में चला जाएगा। बस, तो नॉर्मल जर्नल एंट्री यही हुआ ना, एसेट या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SBP रिजर्व अकाउंट। और जब पेमेंट करना हुआ तो SBP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। समझ में आ गया तुमको? परफेक्ट। ये जो एसेट अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किए हो, वो PL का आइटम है, वो PL में चला जाएगा। एसेट खरीदे क्या? गुड्स किए थे, तो हम लोग क्या लिखते हैं? PL टू परचेज, तो उधर चला गया। और एक्सपेंस तो जो लिखे वो सर्विस का लिखे हैं, तो अगर कोई सर्विस लिए तो एक्सपेंस है तुम्हारा, तो P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। परफेक्ट। तो एसेट एक्सपेंस यहाँ डेबिट हुआ था, उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ PL को डेबिट करके एसेट एक्सपेंस को क्रिएट कर दिए, तो वो PL में चला गया, एसेट और एक्सपेंस। इसलिए देखो साइड में PL लिखा हुआ है। और जब तुम SBP रिजर्व का बात करोगे तो SBP रिजर्व कहाँ जाता है? वो बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? अदर इक्विटी में।
बात ख़त्म। और जब एसपीपी रिजर्व को ख़त्म कर रहे हो और पेमेंट कर रहे हो, इशू कर रहे हो इक्विटी शेयर को, तो ईएससी चला जाएगा तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ दिखेगा तुमको अगर इशू करती हो तो? बैलेंस शीट में, इक्विटी में। रिजर्व था तो अदर इक्विटी में था, अब तो वो इक्विटी इशू कर दिए तो अब इक्विटी पार्ट में दिखेगा। बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी है शेड्यूल 3 नया वाला जो वर्जन है इंडेस वाला, उसमें इक्विटी और अदर इक्विटी में किया गया है, बांटा गया है। तो वही से तो जो भी रिजर्व का बात होगा इक्विटी से अदर इक्विटी में आएगा और अदर इक्विटी से वापस इक्विटी। समझ में आ गया तुमको? ठीक। ये तब बात हुआ जब जर्नल एंट्री हम लोग तब का कर रहे हैं जब शेयर बेस्ड पेमेंट हुआ है, लेकिन जो पेमेंट कर रहे हैं वो इक्विटी में कर रहे हैं। तो हम लोग तो वो भी करते हैं कि शेयर बेस्ड पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो उसका एंट्री क्या होगा? देखो उसका एंट्री क्या होगा। गुड्स लिए हैं तो एसेट, सर्विस लिए हैं तो एक्सपेंस। एसेट अकाउंट डेबिट या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व। एसबीपी रिजर्व नहीं होगा। रिजर्व क्यों नहीं होगा? अरे मेरे भाई, एसबीपी रिजर्व इसीलिए नहीं होगा क्योंकि रिजर्व से हम लोग सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करने के लिए हम लोग रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं। रिजर्व को हम लोग कैश पेमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं। रिजर्व तुमको याद होगा, ये वाला जो रिजर्व है एसबीपी रिजर्व, वो है तुम्हारा नॉन कैश। तो लेकिन हमको तो इसमें कैश देना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एसबीपी या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट। हम लोग लायबिलिटी बनाते हैं। लायबिलिटी हम लोग कैश में पेमेंट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे जब कैश वाला एसबीपी का जर्नल एंट्री बनाएंगे ना, तो वहाँ पे एसबीपी रिजर्व नहीं करके एसबीपी लायबिलिटी बनाएंगे। और जब पेमेंट करेंगे तो एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या हुआ जर्नल एंट्री? एसेट या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लायबिलिटी, एसबीपी लायबिलिटी टू कैश। बात खत्म। समझ में आ गया? जर्नल एंट्री क्लियर हो गया दिमाग में? दोनों का समरी यही देंगे। अगर इक्विटी में इशू कर रहे हो तो एसबीपी रिजर्व बनाना पड़ेगा पहले, और अगर कैश में कर रहे हो तो एसबीपी लायबिलिटी बनाना पड़ेगा। और पेमेंट का तो पता ही है, अगर इक्विटी में पेमेंट कर रहे हो तो एसबीपी रिजर्व को डेबिट करके इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दो। अगर कैश में कर रहे हो तो एसबीपी लायबिलिटी को डेबिट करके कैश इशू कर दो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, याद होगा इंडेस 16 में जो पीपीई है, या फिर इंडेस 38 जो इंटेंजिबल एसेट था, या इंडेस 40 जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। इस सब में हम लोग एक चीज़ पढ़े थे क्या, कि अगर हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी बोल रहे हैं, सॉरी गलत, अगर हम लोग कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, हम लोग बार्टर कर रहे होते हैं कि हम अपना पीपी तुमको देंगे, तुम हमको अपना पीपी दे दो, उसमें कोई कैश का, हम लोग मतलब कैश बोल रहे हैं, हमको कोई वैल्यू नहीं पता है एग्जैक्ट, मतलब कुछ ऐसे था ना कि सब्सटेंशियल समथिंग था, याद नहीं आ रहा हमको, वो था ट्रू। तो उसमें 3 प्रेफरेंस दिया जाता था वैल्यू निकालने के लिए। पहला प्रेफरेंस था फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन प्लस कैश। दूसरा था फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन, कैश इसमें नहीं था सेकेंड प्रेफरेंस में। थर्ड प्रेफरेंस में था कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन प्लस कैश। तो इसमें 3 प्रेफरेंस क्या, एसेट गिवन, एसेट टेकन, एसेट गिवन, फेयर वैल्यू, कैरिंग वैल्यू। ओके, ये इंडेस 16, 38, 40 का था। हम लोग इंडेस 102 में अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसमें उल्टा हो जाता है प्रेफरेंस। क्या? उसमें 3 प्रेफरेंस था, इसमें 2 ही प्रेफरेंस है। क्या है? इसमें पहला प्रेफरेंस बोलता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन, और दूसरा प्रेफरेंस बोलता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। क्या डिफरेंस है? अरे यही डिफरेंस है। देख, 16 वाला बोल रहा था एसेट गिवन पहला प्रेफरेंस, इसमें बोल रहा है एसेट टेकन पहला प्रेफरेंस। तो तुम याद कैसे रखेगा? याद करने के लिए तुमको एक ही तरीका जो हम अभी तक सोच पाए हैं, क्या कि हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं 16, तो इंडेस 16 याद रहेगा दिमाग में कि चलो जो भी पहला होगा वो इंडेस 16, और पहला का हमको क्या याद रखना है कि एसेट गिवन, फर्स्ट प्रेफरेंस इज एसेट गिवन। तो एसेट का ए, जी का, गिवन का जी, ए जी। तुमको तो समझ में आता है ए जी, कैसे समझो, पुराना बात है। ठीक है, तो याद रखना कि पहला प्रेफरेंस ए जी है। ए जी क्या हो गया? एसेट गिवन। तो 102 में जब बात करोगे तो एसेट टेकन का बात कर देना, बस तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, यही है तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, इसके ऊपर सर क्वेश्चन बनवाए हैं। क्या? पेज नंबर 341 पे तुमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुम एक कंपनी है, वो क्या की है कि वो क्या की है
कि अजय लिमिटेड है, वो बोला कि हम तुमको 100 शेयर्स 100 शेयर देंगे किशन को। क्यों देंगे? क्योंकि वो तुम अजय को देगा एक आईफोन जिसका वैल्यू है आईफोन का 70,000 रुपया। ठीक है, हाँ, अजय बोला हम तुमको देंगे 100 शेयर, ये किशन बोला हम तुमको देंगे आईफोन 70,000 का। ये दे रहा है 100 शेयर, ये दे रहा है आईफोन, आईफोन का वैल्यू 70,000, ये जो शेयर दे रहा है उसका फेयर वैल्यू है 880 रुपया। ठीक है, तो ये एक्सचेंज का आती है। तो जब एक्सचेंज होगा तो उसका एंट्री क्या होगा? अगर हम इन द बुक्स ऑफ अजय लिमिटेड देख रहे हैं जो शेयर इशू कर रहा है, वो एंट्री क्या लिखेगा? जो आईफोन मिला, आईफोन अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल जा रहा है। लेकिन हम लोग तो सीधा एंट्री नहीं देते हैं, हम लोग एसबीपी रिजर्व बनाएंगे क्योंकि एसबीपी का चैप्टर है। आईफोन अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। एसबीपी रिजर्व, आईफोन टू एसबीपी रिजर्व। एसबीपी रिजर्व क्यों? क्योंकि इक्विटी इशू कर रहे हैं। अगर कैश इशू करते तो एसबीपी लायबिलिटी बनाते। ठीक, आईफोन टू एसबीपी रिजर्व। अब एसबीपी रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर प्रीमियम। ट्रू। तो भाई यहाँ पे आईफोन का वैल्यू 70,000 है और जो तुम्हारा शेयर इशू कर रहे हो उसका है 880 × 100, मतलब 8,80,000 रुपया। तो जर्नल एंट्री किस पे बनेगा? आईफोन टू एसबीपी रिजर्व का 70,000 पे 880 पे। प्रेफरेंस याद करो, एक्सचेंज का क्वेश्चन है। प्रेफरेंस 102 में क्या करते हैं? एजी, पहला प्रेफरेंस क्या है? एजी का उल्टा। एजी क्या है? एसेट गिवन। एसेट गिवन का उल्टा एसेट टेकन। तो इसमें एसेट टेकन है, उसका फेयर वैल्यू क्या है? 70,000। तो एंट्री बनेगा 70,000 में। देखो बन गया, परफेक्ट। चलो ठीक है, फिर आगे एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में एग्जाम्पल 2, उसमें क्या बोला गया है? अजय लिमिटेड बोला है कि हम तुमको 100 को शेयर देंगे। अजय लिमिटेड 100 को शेयर देगा किशन लिमिटेड को। क्यों? किशन लिमिटेड 3 साल तक, हर एक साल 3 साल तक उसको मेंटेनेंस का सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो इसमें खास क्या है? नॉर्मल एंट्री दे दो। अगर सर्विस मिल रहा है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा टू, अगर शेयर इशू कर रहा है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, नॉर्मल एंट्री। हाँ ठीक है भाई, नॉर्मल एंट्री। और एक्सचेंज का अथी क्या बोलते हैं, एक्सचेंज का क्वेश्चन है, शेयर इशू कर रहे हो और अति का एक्सचेंज का क्वेश्चन है, तो तुमको वो वैल्यू लिखना है जो पहला प्रेफरेंस है। क्या है पहला प्रेफरेंस? एजी का उल्टा, एसेट गिवन का एसेट टेकन। एसेट टेकन हम लोग ले रहे हैं कितना? सर्विस ले रहे हैं कितना का? 30,000 का, तो वैल्यू जाएगा 30,000। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व 30,000 लिख देंगे। 30,000 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? अरे मेरे भाई, जो 30,000 रुपया है वो 3 साल तक का है। हर एक साल तुमको 10,000 रुपये का आने वाला है। 30,000 तो 3 साल का है, तो तुम कैसे लिख दोगे पहला ही साल? तो यही बात तुमको हर वक्त याद रखना है दिमाग में कि भाई जिस तरीके से वो अक्रू होगा उसी हिसाब से हम लोग जर्नल एंट्री देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें दिया हुआ है। अब देखो, तीसरा साल के एंड पे इक्विटी शेयर इशू कर दिया तो एसबीपी पहले जनरल 3 साल तक एक ही एंट्री किया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व। 3 साल हर साल वही किया और लास्ट में पेमेंट कर दिया एसबीपी रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गया? यही चीज़ था। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, एक चीज़ तुमको अगर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इंडेस 102 में भी एक्सचेंज हो रहा है, इंडेस 163840 में भी एक्सचेंज हो रहा है, ये तो कंफ्यूजिंग चीज़ है। उसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या है कि इंडेस 163840 में तुम पीपी एक्सचेंज कर रहे हो, पीपी के बदले हम पीपी देंगे, तुम पीपी देगा। लेकिन जब तुम 102 में हो तो पीपी तुम लोगे जरूर, लेकिन दोगे इक्विटी शेयर या फिर कैश इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर। यही डिफरेंस है दोनों में। ये दिया हुआ है तुम्हारा पेज नंबर 340 पे दिया हुआ है। ठीक है, ओके, नोट करके लिखा हुआ है। तो ये तो हम लोग बात कर लिए कब? ये हम लोग तब बात किए जब SBP दैट इज़ शेयर बेस्ड पेमेंट हम लोग नॉन एम्प्लॉय को दे रहे हैं। मतलब अभी हम लोग किसी अजय लिमिटेड, किशन लिमिटेड, वो हमारा एम्प्लॉय तो नहीं था, उसको नहीं दे रहे थे, नॉन एम्प्लॉय का हम ये सब बात कर रहे थे। ठीक है, अगर हम लोग अब SBP दे रहे हैं एम्प्लॉय को
तब क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, तो हमारा वाला टॉपिक है, अगर एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो वो तो ईसोप हो गया ना, याद करो। परफेक्ट। और ईसोप तो तुमको अच्छा से याद है, अच्छा से याद करने के लिए तुमको फिर से समझा देते हैं सारे डेफिनेशन जो टर्म्स हैं, ठीक है। और ये जो हम अभी इस लेक्चर में बात करेंगे वो एसबीपी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, लेकिन ये जो एसबीपी का पेमेंट वो इक्विटी में कर रहे हैं। जो एसबीपी कैश में करेंगे एम्प्लॉय को वो बाद में बात होगा। अभी हम लोग बात करेंगे एसबीपी कर रहे हैं एम्प्लॉय को इन इक्विटी, ओके, मतलब टोटल ईसॉप, इक्विटी शेयर ऑप्शन टू, इक्विटी शेयर ऑप्शन, ठीक है। चलो, ग्रांट डेट। ग्रांट डेट याद है क्या था? ग्रांट डेट वही होता है जिस डेट को ईसॉप के बारे में अनाउंस किया गया कि भाई अगर किसी को इक्विटी शेयर चाहिए तो 3 साल तक तुमको ये जो प्लान है उस पर चलना होगा। तो जिस दिन अनाउंस किया गया अग्रीमेंट के बारे में, दैट इज़ ग्रांट डेट, ठीक है। दूसरा क्या होता है? वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है कि इतना दिन, जैसे कि 3 साल 5 साल में तुमको ये जो पीरियड है इसमें तुमको कोई कंडीशन फुलफ़िल करना है, दैट इज़ वेस्टिंग पीरियड। तो अगर ये कंडीशन फुलफ़िल कर दोगे तो तुमको ईसॉप मिलेगा, ओके। एक दिन ग्रांट किया कि एक दिन ग्रांट डेट हुआ कि आज हम अनाउंस कर रहे हैं कि ईसॉप मिलेगा। कब मिलेगा? अगर वेस्टिंग पीरियड में तुम कंडीशन फुलफ़िल करते हो, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर वेस्टिंग पीरियड में कंडीशन फुलफ़िल कर दिए तो तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। कौन से पीरियड में? वेस्टिंग पीरियड के बाद क्या आता है? एक्सरसाइज पीरियड, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। समझ में आ गया? ग्रांट डेट पहला दिन, ग्रांट डेट से एक्सरसाइज डेट स्टार्ट होने के बीच में वेस्टिंग पीरियड जिसमें कंडीशन फुलफ़िल करना है, ओके। ये कंडीशन का बात जो कर रहे हो, कंडीशन फुलफ़िल करना, वो क्या क्या कंडीशन होता है? कंडीशन 2 तरीके का होता है, या तो सर्विस कंडीशन या परफॉर्मेंस कंडीशन। सर्विस कंडीशन का मतलब कि जैसे कि इस फॉर्म में तुमको रहना होगा 3 साल तक, तभी तुमको हम ईसॉप देंगे 3 साल के बाद, तो ये है सर्विस कंडीशन। एक है परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन क्या बोलता है कि 3 साल के अंदर तुमको इतना टारगेट पूरा करना है, डैट इज़ परफॉर्मेंस कंडीशन, ठीक है। परफॉर्मेंस कंडीशन का भी 2 क्लासिफिकेशन है। क्या? पहला क्लासिफिकेशन कहते हैं नॉन मार्केट, दूसरा को मार्केट। मतलब एक है नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन, मतलब कि तुमको बोल रहा है कि तुम इतना सेल्स बना के दो, इतना कॉस्ट कटिंग करके दो, अगर करके दे दोगे तो तुमको, अगर वेस्टिंग पीरियड में इतना कॉस्ट कटिंग कर दिए, प्रॉफिट ले आए, तुमको ये सब मिलेगा। ये है नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन। एक होता है मार्केट बेस्ड कंडीशन, मतलब कंपनी बोल रहा है कि अगर शेयर का दाम 200 से 300 चला गया तब तुमको ये सब देंगे, मार्केट बेस्ड कंडीशन है, लेकिन ये तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ट्रू। तो ये सब कंडीशन है। कंडीशन 2 तरीके से, सर्विस कंडीशन, परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन का 2 परफॉर्मेंस कंडीशन का 2 हो गया, मार्केट बेस्ड कंडीशन, नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन, ओके। और लॉक इन पीरियड तो तुमको याद ही है, क्या कि अगर एक्सरसाइज पीरियड में तुम अगर एक्सरसाइज कर लेते हो कि हाँ हम इक्विटी शेयर हमको हम कंडीशन फुलफिल किए हैं तो हमको ईसॉप दे दो, हम एक्सरसाइज कर दिया अपना ऑप्शन, तुमको इक्विटी शेयर मिल गया। लॉक इन पीरियड ये बोलता है कि अगर तुमको इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर भी दी है तो लेकिन 3 साल तक तुम उसको बेच नहीं सकते हो, तुम्हारा लॉक्ड इन है, ओके। समझ में आ गया? ठीक, चलो आगे बात करते हैं। इफ़ एस बी पी इज़ अनाउंस्ड फॉर एम्प्लॉय टू बी पेड इन इक्विटी एंड एट एवरी एंड, हाँ चलो ठीक है, समझ में आ गया। क्या बात है कि अगर कंपनी तुमको इक्विटी ईसॉप इशू की है, तो ईसॉप का मतलब क्या होता है? कोई भी आदमी क्यों ईसॉप लेना चाहेगा? अगर तुम उसको शेयर प्राइस मिलेगा ही, शेयर तू मार्केट से खरीद ही सकता है, तो कंपनी क्यों दे रही है? और कंपनी से क्यों लेगा? कंपनी से इसीलिए लेगा क्योंकि वो तुमको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे देगी। अगर कंपनी का मार्केट प्राइस शेयर का है 100 रुपया, वो तुमको 60 रुपये में दे देगी, 40 रुपये का डिस्काउंट, इसीलिए तुम ईसॉप के लिए काम करोगे। लेकिन कंपनी का तो लॉस है 40 रुपया, वो लॉस नहीं, वो एक्सपेंस उसको कहा जाएगा। लेकिन ये जो एक्सपेंस है वो कब होगा? वो वेस्टिंग पीरियड के एंड पे होगा। जब वेस्टिंग पीरियड में तुम टारगेट फुलफिल कर लोगे तभी तो एक्सरसाइज पीरियड में तुम एक्सरसाइज कर पाओगे, तब कंपनी को देना पड़ेगा। तो जो 40 रुपया का कंपनी को लॉस हो रहा है हर शेयर पे, वो कब हो रहा है? वेस्टिंग पीरियड के बाद हो रहा है ना। लेकिन अकाउंट्स क्या बोलता है कि ये जो वेस्टिंग पीरियड है इसी में ना पूरा का पूरा 40 रुपये का एक्सपेंस का रीज़न है। तो ये जो 40 रुपये जो तीसरा साल के एंड पे तुम दिखाओगे पीएल में, ऐसे नहीं चलेगा। हर साल 40 रुपये का कुछ पार्ट तीनों साल जाएगा, समझे? तुमको तो याद होगा सब कुछ, ठीक है। तो हर साल ये 40 रुपये का कितना पार्ट जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा, वो कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या? नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड शेयर टू इशू।
हर ईयर एंड पे 3 साल है, तो ईयर डे वन तो तुमको नहीं पता चलना है कि कितना कि डे वन तुमको कुछ पता नहीं चलेगा कि कितना एक्सपेंस डालना है उसमें। डे वन से कोई मतलब नहीं है, ईयर एंड पे होता है। ईयर 1 एंड, ईयर 2 एंड, ईयर 3 एंड पे तुमको फिनेंशियल स्टेटमेंट डालना होगा। तो ईयर 1 एंड पे तुम चेक करोगे कि कितना एक्सपेक्टेड है कि इतना शेयर हमको इशू करना पड़ेगा, ठीक है, वो ले लो। फिर हर एक आदमी को कितना तुमको शेयर इशू करना है। हम पहले गलत बोल दिए, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड शेयर टू इशू नहीं, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयज़ हु विल फुलफिल द कंडीशन, समझे, इनटू नंबर ऑफ शेयर टू इशू। एक आदमी को कितना आती हो सकता है कि एक आदमी को बोला होगा कि 100 को ईसॉप है, तो वैसे ही होगा कि नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय हु विल फुलफिल द कंडीशन इनटू नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड पर एम्प्लॉय इनटू फेयर वैल्यू ऑफ सच शेयर इनटू एक्सपायर्ड पीरियड अपॉन वेस्टिंग पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय, कितना एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड है कि कंडीशन फुलफिल करेगा, उसका डेटा ले लो। 10 को आदमी करेगा, तो 10 आदमी को कितना शेयर इशू करना है हमको, हर आदमी को 100 को करना है, तो 10 इंटू 100 1000 हमको इशू करना होगा। लेकिन 1000 तो शेयर है, कितना अमाउंट देना होगा, कितना अमाउंट का हमको देना होगा, तो 1000 इंटू फेयर वैल्यू उतना निकाल दो। अगर 10 रुपया है तो 10,000 का तुमको टोटल शेयर इशू करना है, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड अपन वेस्टिंग पीरियड। एक्सपायर्ड पीरियड मतलब अपन वेस्टिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ, अरे मेरे भाई ये जो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर तुमको जो इशू करना है 10,000 रुपया का, वो तुमको तो तीसरा साल के एंड पे देना है ना। लेकिन तीसरे साल के एंड पे देना है, अभी पहला साल के एंड पे तो कितना एक्सपेंस तुमको बुक करोगे, उतना ही बुक करोगे जो ना 1/3 होगा। तो एक्सपायर्ड पीरियड अगर 1 ईयर हो गया तो 1 डिवाइडेड बाई वेस्टिंग पीरियड, टोटल वेस्टिंग पीरियड 1/3 टोटल। तो इतना अमाउंट तुम इस साल तुम्हारा जाएगा एज एन एक्सपेंस, जो तीसरा साल के एंड पे पूरा जाने वाला है, उसका कुछ पार्ट तुम तीनों साल में एलोकेट करोगे, तो इतना पार्ट एलोकेट होगा पहला साल, ठीक है। दूसरा साल जाओगे तो सेम फॉर्मूला निकाल के तुम फिर निकाल दोगे कि सेकेंड ईयर कितना जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला अभी तक लगाओगे उससे तुमको पता चलेगा कि सेकेंड ईयर तक कितना होना चाहिए, क्योंकि तुम लास्ट में करोगे इनटू एक्सपायर्ड पीरियड 2/3, मतलब 2 साल तक कितना होना चाहिए था। तो वो तुमको जैसे दे देगा 100 रुपया, लेकिन पहला साल तुम 30 रुपये का पहले ही बना चुके हो, तो तुम फिर से 100 बनाओगे तो 2 साल में तो 100 ही चाहिए था। तुम दूसरा साल में अगर फिर से 100 कर दोगे तो 100 + 30 130 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो पहले जो बनाए हुए उसको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे लेस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकग्नाइज, वैसे करके निकलोगे तो तुम पता चला कि 70 रुपया हमको डालना है सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर ऐसे निकल जाएगा। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, जाके तुम देख लो, ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या आता है, हाँ, फिर वही जर्नल एंट्री देना है। किस चीज़ का जर्नल एंट्री तुमको देना है, ये सब तो तुमको आती, तुम कैलकुलेशन करके पता लगा लिए कि ईयर एंड पे कितना कितना अमाउंट जाना है। तो अब जर्नल एंट्री बनाना होगा ना, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, ये जर्नल एंट्री डिपेंड कर रहा है क्या कि हम लोग किसको दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं ना। तो सर्विस लेंगे तो क्या लिखते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टू में क्या जाएगा, टू में जाएगा टू SBP रिजर्व। क्यों, क्योंकि हम लोग इक्विटी शेयर इशू करेंगे, कैश नहीं दे रहे हैं, कैश करते लाइबिलिटी खाता है, SBP लाइबिलिटी। तो हर साल के एंड पे, ईयर 1 एंड पे क्या लिखाएगा, EBE अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SBP रिजर्व। अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो SBP रिजर्व को भरते जाओ, 3 साल भर दिए, तीसरा साल जाके SBP रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो तुम पेमेंट करती है, ठीक है। तो हर साल का जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, ये जो एक्सपेंस हो तो PL का आइटम है, हर वक्त तुमको बोला, अभी तक देख लो सब में हर जगह लिखा होगा कि एक्सपेंस ब्रैकेट PL, कि वो PL में जाएगा। और एक्सपेंस के नीचे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हम लोग कर रहे हैं SBP रिजर्व। SBP रिजर्व क्या है, वो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, अदर इक्विटी में, ठीक है, तुमको याद है। लास्ट में क्या होता है कि जब तुम इशू कर रहे हो तो SBP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये जो SBP रिजर्व था वो अदर इक्विटी में था, लेकिन अब उसको वो क्रेडिट था उसका बैलेंस, तुम डेबिट करके उसको कम कर रहे हो, तो अदर इक्विटी से ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इक्विटी में ट्रांसफर हो रहा है। रिजर्व अदर इक्विटी में था और इक्विटी शेयर कैपिटल वो इक्विटी है, तो वो लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में इक्विटी और अदर इक्विटी में यहाँ पे था तुम्हारा SBP रिजर्व। SBP रिजर्व से SBP रिजर्व डेबिट हो गया, तो यहाँ से निकल रहा है क्रेडिट, क्या हो रहा है, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हो रहा है, तो अदर इक्विटी से अदर इक्विटी में जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया तुमको। तो यही चीज़ होता है, इतना जो तुम बता रहे अदर इक्विटी सब, ये सब सिर्फ याद रखने के लिए कि ये जो चीज़ है
सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व वो जाता है अदर इक्विटी में, इसको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ तुमको बोलना है क्या कि अगर जैसे कि हम पता चला कि ये क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि लास्ट में सिर्फ 935 एम्प्लॉय लोग वेस्टिंग पीरियड में कंडीशन फुलफिल किया। तो हो सकता है एक्सरसाइज पीरियड में पूरे 935 आदमी सब एक्सरसाइज कर दे कि हाँ हमको ई सॉप हम टारगेट फुलफिल किए, हमको ई सॉप दे दो। तो हम लोग जनरल एंट्री दे देते हैं SBP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू SBP टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व। और SBP रिजर्व में 3 साल का वही अमाउंट गया होगा जो 935 आदमी के लिए होगा, क्योंकि हर साल कुछ कुछ आदमी सब चला ही गया होगा। ट्रू नो? तो वैसे करके लिख दो और चल जाएगा, तो तुम्हारा परफेक्ट बैलेंस हो जाएगा। लेकिन 935 आदमी से अगर 10 आदमी बोलता है कि हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, तो SBP रिजर्व में तो पूरा अमाउंट था, पूरा 935 आदमी का, लेकिन मिल रहा है सिर्फ 925 आदमी को। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व इशू होता है सिर्फ 925 आदमी को। 10 आदमी का जो अमाउंट है वो तो बच जाएगा, सिक्योरिटी वो SBP रिजर्व में बच जाएगा, लेकिन उसको तो ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे होगा? सिक्योरिटी SBP रिजर्व को ख़त्म करने के लिए उसको भेजना होगा कि इसमें रिटेन्ड अर्निंग में। कहाँ भेजेंगे? रिटेन्ड अर्निंग में। रिटेन्ड अर्निंग कहाँ रहता है? वो अदर इक्विटी में रहता है। अदर इक्विटी में SBP रिजर्व था, इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व था, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर 925 ही आदमी ले रहा है तो 925 आदमी का इक्विटी में डाल दिए, और 10 आदमी नहीं ले रहा है तो वो SBP रिजर्व से निकाल के डाल देंगे रिटेन्ड अर्निंग में। ये दोनों साला अदर इक्विटी में, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये कब हुआ? जब एक्सरसाइज पीरियड में वो बोल रहा है कि हमको नहीं चाहिए 10 आदमी। ऐसा हो सकता है कि वेस्टिंग पीरियड में ही वो 10 आदमी बोल दिया कि हमको नहीं चाहिए ईसॉप। तो जो तुम हर साल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SBP रिजर्व कर रहे थे, तो तुम्हारा एक्सपेंस PL में एक्सपेंस बढ़ रहा था, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू SBP रिजर्व था, तो SBP रिजर्व बैलेंस शीट में जा रहा था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस PL में जा रहा था, PL टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब कुछ आदमी बोल रहा है कि हमको नहीं चाहिए, तो बेमतलब एक्सपेंस तुम बुक कर दिया, तो लायबिलिटी उधर बढ़ा हुआ था। तो तुम क्या करोगे कि अपना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को रिवर्स कर दोगे। उधर था PL टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अब इधर से रिवर्स करके जितना आदमी रिजेक्ट किया है ना वेस्टिंग पीरियड में एक्सरसाइज पीरियड में नहीं, अगर वेस्टिंग पीरियड में किया है तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस PL में कर दो, अब EBE टू PL कर दो, तो वो बाई PL चल जाएगा, तो उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कम चल जाएगा। तुमको समझ में आ गया? अब ज़्यादा दिमाग मत लगाना, यही सर बोले हैं। सर ये बोले हैं वेस्टिंग पीरियड में अगर रिजेक्ट कर रहा है तो उसको PL से रिवर्स कर दो EPE यूज़ करके। अगर एक्सरसाइज पीरियड में कर रहा है तो जो SBP रिजर्व है उसको भेज दो तुम रिटेन अर्निंग में, ठीक है। चलो ये सब हो गया, लेकिन एक बात याद रखना, हम एक चीज़ तुमको स्ट्रेस किए थे, हम नहीं बताया भी क्या स्ट्रेस था। बोले थे जब फॉर्मूला से ढूंढ रहे थे कि 3 साल के बाद जो कुछ अमाउंट आ रहा है उसको हर साल एलोकेट करने का जो फॉर्मूला था, उसमें बोले थे नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय हु विल फुलफिल द कंडीशन। एक्सपेक्टेड पे हम जोर दिए थे। क्यों दिए थे एक्सपेक्टेड पे जोर? वो तुमको तब समझ में आएगा जब तुम क्वेश्चन देखोगे पेज नंबर 344 पे। उसमें क्या बोला है? 1 अप्रैल को SBP इशू किया और एम्प्लॉय था 1000। ईयर 1 एंड पे 20 आदमी लेफ्ट कर दिया, तो 980 आदमी बचा। और उस दिन एक्सपेक्टेड है कि ईयर 2 में 30 आदमी छोड़ देगा। 20 आदमी चला गया ईयर 1 एंड पे, और ईयर 1 एंड पे ही इसी दिन पता हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला साल 30 आदमी चल जाएगा। तो हम लोग सिर्फ 1000 में से 20 माइनस करेंगे जो चला गया है, या फिर जो एक्सपेक्टेड है उसको भी माइनस कर देंगे। जो एक्सपेक्टेड है ना भाई उसको भी माइनस करेंगे, तो 1000 माइनस 20 माइनस 30 मतलब 950 को के ऊपर हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे। इसलिए एक्सपेक्टेड, जो भी एक्सपेक्टेड होगा उसको भी हम लोग उसमें कंसिडर करेंगे, ठीक है। यही था पूरा। चलो बाय बाय।